नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ शेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां निकल कर आई है उस पर भी नजर डालेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति तो बताएंगे ही, लेकिन इसी के साथ ट्रेडिंग आइडियाज भी बताएंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालेंगे। हल्की कमजोरी के संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। याद रखिए, पिछले हफ्ते तीसरे हफ्ते लगातार भारतीय बाजार हरे निशान में बंद हुए, लेकिन आज करीब 50 अंकों की कमजोरी के संकेत, 24,730 के आसपास गिफ्ट निफ्टी। एशियाई बाजारों से भी मिले जुले संकेत है। अभी चीन से डेटा आता हुआ नजर आया, जहां पर इन्फ्लेशन का डेटा अनुमान के मुताबिक आया है, लेकिन कई सारे मैक्रो ट्रिगर्स। अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। अमेरिकी बाजारों में हल्की सी बढ़त शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी, लेकिन इसके अलावा यूरोपियन बाजार और कमोडिटी मार्केट से कैसे संकेत है? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत अमेरिका से हो चाहे एशिया से हो, मिले जुले संकेत हैं और देखते हैं कि भारतीय बाजारों का इस पर रिएक्शन कैसा रहता है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 50 अंकों की नरमी पर खुलने के संकेत दे रहा है। अगर हम पिछले हफ्ते अगर अमेरिकी बाजारों की अगर हम चाल की बात करें तो S&P 500 में करीब 1% के आसपास की तेजी आई है। नेस्डेक की बात करें, वहां पर हमने देखा कि आउट परफॉर्मेंस रही, करीब करीब 3.25% के आसपास की नेस्डेक में तेजी रही और डाउ जोन्स में रही है नरमी करीब करीब 0.5% के आसपास की। शुक्रवार को जॉब रिपोर्ट पर नजर थी। जॉब रिपोर्ट अनुमान से बेहतर आए हैं, लेकिन हाँ, इतने बेहतर नहीं आए हैं कि जो उम्मीदें लगा के चल रहे हैं निवेशक की 18 दिसंबर की पॉलिसी में दरें घट सकती हैं यूएस फेड की तरफ से, उसको कोई चोट पहुंचे तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हालांकि अनुमान से बेहतर थोड़े से जरूर आए हैं। शुक्रवार को डाउ जोन्स करीब 123 अंक फिसला, लेकिन नेस्डेक S&P 500 ने नया रिकॉर्ड उस दिन भी बना है। S&P 500 में करीब 15 अंकों की आसपास की तेजी रही, 0.25% के आसपास की। और हम नेस्डेक की बात करें तो जो तेजी रही वो 150 अंकों की रही, 0.25% से ज्यादा की। अब जो पूरी की पूरी जो नजरें हैं, कुछ कुछ और आर्थिक आंकड़े आएंगे उस पर बाजारों की नजर टिक गई है। जैसे कि बुधवार को आएंगे नवंबर की CPI महंगाई दर के आंकड़े, मासिक आधार पर 0.3% की, और अगर हम सालाना आधार पर बात करें तो करीब करीब 0.3% की बढ़त का अनुमान है। इसके अलावा आज होलसेल इन्वेंट्री आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी। अमेरिका के समय के मुताबिक सुबह 10 बजे ये आंकड़े जारी होंगे। और अब जो दरें घटने की जो उम्मीद है यूएस फेड की तरफ से, वो हो गई है 85%। CME फेड वॉच टूल के मुताबिक 0.25% दरें घटने की ये उम्मीद है। अगर हमें एशिया से संकेतों की बात करें, जैसे कि आप मेंशन कर रही थी कि चीन के अभी अभी महंगाई दर के आंकड़े आए हैं। देखिए, महंगाई दर के आंकड़े थोड़े से ना अनुमान के मुताबिक ही आए हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि कोई प्राइसेस में अपटिक दिख रहा हो, और ये इस वजह से क्योंकि यूएस और चीन के बीच में जो ट्रेड वॉर को लेकर जो खबरें आई हैं, उसने थोड़ा सा सेंटिमेंट को कमजोर करने का काम किया है चीन की इकोनॉमी में। तो निश्चित तौर पर अपने लिए अगर ट्रेड वॉर होता है चीन के बीच में और यूएस के बीच में, तो भारत एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा इमर्जिंग मार्केट्स में, तो उस पर हमें नजर बना के चलनी होगी। मिडिल ईस्ट में एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को यह देश छोड़ के भागना पड़ा है। विद्रोही गुटों और सेना के बीच में पिछले करीब 2 हफ्ते से लड़ाई चल रही थी और आखिरकार सेना ने कंट्रोल ले लिया है देश का अपने हाथ में। और पहले ही ये आशंका जताई जा रही थी कि बशर अल असद जो देश छोड़ के गए हैं, शायद उनका विमान क्रैश हो गया है, लेकिन लेटेस्ट जो न्यूज़ आई उसके मुताबिक वो पहुंच गए हैं रूस की राजधानी मॉस्को। और रूस की सरकार ने बाकायदा एक बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने बशर अल असद को शरण दी है और वो राजनीतिक शरण लेकर अब फिलहाल रूस में है। तो ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट जरूर हुआ। हालांकि अगर हम इसके मायने निकालें क्रूड के लिहाज से तो कोई खास फर्क नहीं, क्रूड अपने रेंज में ही है, $71-72 के बीच में ही कारोबार कर रहा है। सोने में थोड़ी सी तेजी हमने देखी है लोअर लेवल से, अभी फिलहाल $2660-65 के आसपास के प्राइसेस हैं। ओवरऑल क्रूड को लेकर टेंशन नहीं है। अमेरिका में जो तेजी है वो लगातार चल रही है। डाउ में थोड़ी सी हमने कमजोरी जरूर देखी है, लेकिन नेस्डेक S&P 500 ने नया रिकॉर्ड बनाया है। एशियाई बाजारों में कोरिया की अपनी दिक्कतें हैं, वहां पर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की तैयारी चल रही है। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी कर रही है कि वो इससे बचने का प्रयास करेंगे और तमाम चीजें हैं। हालांकि 4 दिन से बाजार गिर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप चीन को देखिए,
हांगकांग के देखिए वहां पर भी कमजोरी है। एकमात्र बाजार है निकेई जहां पर आज हम तेजी देख रहे हैं, करीब 150 से पौने 200 अंकों के आसपास की मजबूती है एशिया के बाजारों में। तो ओवरऑल क्यूज मिक्स्ड है। देखते हैं कि भारतीय बाजारों की आज शुरुआत कैसे होती है। वैसे अगर हम एफआईएस के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो एफआईएस के आंकड़े 3 दिनों की खरीदारी के बाद फिर से बिकवाली का आया है। तो ओवरऑल मिक्स्ड क्यूज हैं ग्लोबल बाजारों से भारतीय बाजारों के लिए। न्यूज ग्लोबल बाजारों से गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 50 अंकों की गिरावट के संकेत आज निकल कर आ रहे हैं। एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। 3 दिन लगातार खरीदारी के बाद एफआईआईज ने फिर एक बार बिकवाली की। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में करीब 1800 करोड़ की, वही डीआईआईज की बात करें तो 1650 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 550 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में 2750 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 1600 करोड़ की बिकवाली दिखी, वही स्टॉक ऑप्शंस में भी करीब 2000 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इसके अलावा 4 स्टॉक्स है जो एफएनओ बैन में रहेंगे आज के सत्र के लिए। ग्रैन्यूल्स, मन्नपुरम फाइनेंस, पीवीआर आइनॉक्स और आरबीएल बैंक। तो इन चारों स्टॉक्स पर भी अपनी नजर रखें, चारों ही स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे। लेकिन आज बाजार की चाल कैसे ही रह सकती है, याद रखें पिछले हफ्ते अच्छी खासी तेजी भारतीय बाजारों में दिखी। निफ्टी करीब आधे से 1% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन आज कैसी चाल रह सकती है ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। 3 हफ्तों की तेजी के साथ आज कैसे संकेत है और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। ये नया वीक शुरू हो रहा है और ये थोड़ा एक्सटेंशन का वीक हो सकता है, साइडवेज का वीक हो सकता है। ऐसा टिपिकली जो डाटा है वो प्रिटेंड कर रहा है। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको जो लेवल्स शॉर्ट कवरिंग या फिर स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज चाहिए थे वो टिपिकली मार्केट में दिए हैं। जैसे कि आपको 24,400-500 के रेंज को पार करा है, बट उसमें फेलियर हुआ, 24,800 पार नहीं हुआ। बैंक निफ्टी ने 53,000 दिखा रखा है, बट 53,000 के बाद फॉलो बाइंग नहीं आ रही है। तो ये दोनों चीजें हिट भी है और स्लाइटली मिस भी है। तो मार्केट ये हिट और मिस के बीच में आज थोड़ा ट्रेड कर देगा और इनफैक्ट मेरे को लग रहा है पूरा 3-4 दिन इसी तरह से ट्रेड करेगा। तो मार्केट पूरी तरह से रेंज में रहने के चांसेस है। और ध्यान देने वाली बात सपोर्ट की है, सपोर्ट आप जरूर ध्यान रखे रहेंगे, क्योंकि अगर सीरीज को बेहतर नोट पे जाना है तो सपोर्ट्स पक्के होने चाहिए। ये सपोर्ट कौन से मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी का पहला 24,500, 24,400, ये वेरी इमीडिएट लोगों के लिए है। इमीडिएट लोगों कहने का मतलब है कि जिन्होंने 24,400-500 के ऊपर खरीदा हुआ, उन लोगों के लिए ये स्टॉक है। जिनका 24,500 या 400 के नीचे खरीदा हुआ है और वो सीरीज का एक स्टॉक लॉस लगाना चाहते हैं तो उनके लिए 24,200 और 24,000 का सपोर्ट है। कहने का मेरे मतलब है कि हर 200 पॉइंट से आपके पास एक मेगा सपोर्ट एरिया है। दैट मीन इस 400 पॉइंट या 600 पॉइंट की जर्नी में 3 और आप 400 पॉइंट जोड़ते हैं तो करीब 2 स्टॉप लॉसेस मेजर बनेगी। ऊपर आपके समय 24,800 पार होने पर ही आपको बड़ा फैसला लेना। जब तक 24,800 पार होगा नहीं तो ये बड़ा फैसला नहीं लेना। ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है निफ्टी की आपके लिए। बैंक निफ्टी पे आते 53,000 के आसपास बैंक निफ्टी अभी चल रहा है, उसके आसपास की कैलकुलेशन चल रही है अभी। तो आपके पास 52,500, 52,600 का जो एक सपोर्ट एरिया है, इसी को ही अपना सपोर्ट मान के चलना। कोई भी पोजीशन लेने से पहले इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि अभी आपका जो भी पोजीशन निफ्टी या बैंक निफ्टी के ले रहे हो, अभी आपका रिस्क रिवॉर्ड वो 1:1 का है। यानी कि जितने पैसे आप कमाना चाहते हो उतने का ही आप स्टॉप लॉस रखना। ज्यादा एक्सपेरिमेंट इस समय डाइजेस्ट में ना किए जाए। मार्केट्स को एक नई डायरेक्शन अभी ढूंढनी है। ऑलरेडी शॉर्ट कवरिंग के दम पर, सीरीज के डाटा यानी कि एक्सचेंजेस के दम पर, रोल ओवर के दम पर वो यहाँ तक तो आ चुका है। यहाँ के बाद नई फोर्स, नई ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मार्केट के पास अभी नहीं है। तो क्रिएट करेगा तो ऊपर जाएगा, क्रिएट नहीं करेगा तो स्लाइटली डिप भी देगा। तो इसलिए आपको कोई भी बड़ी पोजीशन अभी नहीं लेनी है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट डाटा बता दिया। ऑलरेडी 4 शेयर आपने बैन में आपने भी नोटिस किया। एक चीज और बताया तो एफआई की होल्डिंग में भी अब कोई मेजर बदलाव नहीं आ रहा, अब वो रुक सा गया है। ये डीआईएस की होल्डिंग, रिटेल की होल्डिंग में भी अभी कोई मेजर बदलाव नहीं है। और ना ही एफ&ओ के डाटा जिसको ओपन इंटरेस्ट से कैलकुलेशन डालते हैं उसमें भी कोई मेजर बदलाव है। तो सब कुछ स्टैंड बाय है। सब लोग यही देख रहे हैं कि क्या होता है, जो होगा उसी को एक्सटेंड हो जाएगा।
ठीक है, तो एफआईआई की पोजीशनिंग में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं और ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग। आपने अभी अभी डिम्पी को सुना होगा, लेकिन आप बताएं आपकी रणनीति आज के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो निफ्टी में अब देखिए कि अगर गए 1.5-2 महीने का सफर देखा जाए तो जो रिकवरी हमने देखी थी 23,200 और जो टॉप हमने देखी थी 1.5-2 महीने पहले 26,200, उसका अगर आप रिट्रेसमेंट देखें तो करीबन 50% का अभी तक रिकवरी या रिट्रेसमेंट हुआ है। तो 50% एक हल्का सा रेजिस्टेंस माना जाएगा अगर आप ये हफ्ते में ट्रेड कर रहे हैं। और हमने देखा कि फ्राइडे में थोड़ी सी जो है वोलेटिलिटी हालांकि कम हुई थी, बट कहीं ना कहीं 24,700 750 के आसपास थोड़ी सी मुनाफा वसूली गए लास्ट 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में दिख पा रही है। तो हल्का सा रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस एरिया है 24,700 750 जोन। अगर ये रेजिस्टेंस टिक पाता है तो 25,100 जो 61% का रिट्रेसमेंट होगा वहां चल सकता है। तो थोड़ा सा करीबी मामला है, पर ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ स्ट्रांग रहेगा। अगर एफआईएस की बाइंग देखे तो गए 4 दिन में पॉजिटिव नंबर्स निकल के आ रहे हैं। जो पुट का जो प्लेसमेंट है राइटिंग में 24,500 का बन रहा है। तो कुल मिला के 24 450 500 ये एरिया स्पॉट निफ्टी का बहुत अहम सपोर्ट है। थोड़ा सा चौपी रह सकता है, बट बाइंग ऑन डिप्स करने की ही स्ट्रेटेजी रहेगी। 24,750 पार करेगा तो 25,100। तो कुल मिला के आपको दिसंबर महीने में 25,000 25,100 की तैयारी करके चलना है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाई निफ्टी में। बाय ऑन डिप्स की रणनीति निफ्टी पर, लेकिन अक्षय इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज? जी, तो 2 स्टॉक्स है जो चुना है। डीएलएफ, जो अगर आप फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन देखें तो एक अच्छी रिकवरी करी थी स्टॉक ने जो लोअर पॉइंट से, और ओवरऑल प्राइस सेटअप बहुत ही स्ट्रांग है। गए 3 दिन में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 850 का स्तर एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन के दिख रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। तो मेरा मानना है कि 869 और 881 ये 2 टारगेट आपको इंट्राडे या जल्दी डीएलएफ में देखने को मिल सकते हैं। ट्रेड में आपको 839 का स्टॉप लॉस बनाना है। दूसरा ट्रेड है डाबर एफएमसीजी पैक से। डाबर का भी अगर आप सेटअप देखें तो गए 4 दिन में एक रेंज बाउंड सेटअप है, बट कुल मिला के स्टॉक ने एक अच्छा हल्का सा रिकवरी अटेम्प्ट किया है दिसंबर मंथ में। और हमारा मानना है कि स्टॉक में 539 और 547 ये 2 शॉर्ट टर्म के टारगेट्स आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ये ट्रेड में आपको 512 का स्टॉप लॉस बनाना है। तो एफएमसीजी सेक्टर से डाबर पर खरीदारी की राय और इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर से डीएलएफ पर भी खरीदारी की राय दी है। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। और शरद, एक हफ्ते की छुट्टी कैसी रही आपकी छुट्टियाँ? ये बिल्कुल छुट्टियां बहुत अच्छी थी और ट्रैवल का रश जो होता है वो बहुत देखने मिल रहा है। और मैं तो बताता हूँ सारे व्यूअर्स को और आपको सबको भी कि दिसंबर का इतना बढ़िया महीना होता है, जनवरी का महीना होता है कि आप थोड़े छुट्टी ले, छोटे हो बड़े हो लेकिन जाइए ज़रूर। एक फ्रेशन अप जो है लाइफ का परसेप्शन देखने मिलता है। लेकिन अब वापस आ जाते हैं, हमारा जो ब्रेड एंड बटर है उस पर फोकस करते हैं। ये है जीसीपीएल की अपडेट्स के बारे में। 3rd क्वार्टर की अपडेट आई है। डिमांड कंडीशंस की अगर बात करें तो भारत में अभी भी सबड्यूड है। पिछले जो आने वाले महीने हैं पास्ट फ्यू मंथ्स में उसको लेकर उनकी स्टेटमेंट आई है। पाम प्राइस की जो स्टेबलाइजेशन है वो आने वाले महीनों में देखने मिल सकता है। और ओवरऑल स्टैंड ऑन अलोन जो बिजनेस है वो एक्सपेक्ट करेगा एक फ्लैटिश वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा। यानी कि ओवरऑल सिंपली कहे तो कुछ बड़ा अपडेट नहीं आया है। Q3 अपडेट भी जिस तरह एफएमसीजी कंपनी में प्रेशर आ रहा है वो अभी भी कायम है। पेटीएम की बात करें तो उनके जो सिंगापुर आर्म है यहाँ पे देखें तो उन्होंने अपनी स्टेक बेचने की बात की है जापानीज़ पेमेंट्स फर्म की पे। अब यहाँ पे जो पे आउट करेंगे लगभग 2400 करोड़ का ये पे आउट हो सकता है। तो इसका मतलब कंपनी को थोड़ी जो है मनी मिलने वाली है उनकी एक सेल स्टेक करने से। पर याद रखिए सिंगापुर की आम बेचने वाली है। सुवेन फार्मा के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है और अब जो है हम लोग धीरे धीरे अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं एक्विजिशंस के। ये 56% स्टेक एक्वायर करेंगे एनजे बायो में और उसका जो वैल्यूएशन है प्री मनी का $100 मिलियन का होने वाला है। डील वैल्यूड है देखा जाए तो लो टू मिड टीन्स, यानी कि आप कह सकते हैं 11 से लेकर 15% के मल्टीपल पे आए हैं प्रोजेक्टेड एबिटा अगले साल के लिए, यानी कि कैलेंडर ईयर 2025 के लिए। अभी एक्विजिशन इंपॉर्टेंट क्यों ये मैं बता देता हूँ। जो सीडीएमओ बिजनेस है जिनका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट होती है वो जो है एनालिस्ट के हिसाब से लगभग 200 मिलियन था। अब इस एक्विजिशन के बाद
इनका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो हम कह सकते हैं 6 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है, ऑलमोस्ट $1.4 बिलियन का ये आंकड़ा आ गया है। इसीलिए ये एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्विजिशन की अगर मैं बात करूँ तो सीएट पे भी नज़र रखिएगा। अब यहाँ पे उन्होंने कैम्सो की ऑफ हाईवे टायर्स और ट्रैक्स बिजनेस को जो एक्वायर किया है मिशेलिन से। मिशेलिन आपको पता है कि दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है टायर कंपनीज़ है, और ये डील हुई है ओनली 1 टाइम्स प्राइस टू सेल्स के मल्टीपल पे। और ये जो बिज़नेस है ये हाई मार्जिन सेगमेंट पे है। देखा जाए तो एक सेंटिमेंटली नेगेटिव बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के लिए भी हो सकता है, क्योंकि इनके भी जो है ऑफ हाईवे टायर्स बहुत बनते हैं और यूरोप के मार्केट में हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स पे ज़रूर नज़र रखिएगा। बाइकॉन के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी है। उनका जो कॉम्पिटिटर है नोवो, उन्होंने जो है लिस्ट प्राइसेस जो इंसुलिन की जो दवाई है उसकी जो है कटौती कर दी है, लगभग 75% से कटौती कर दी है। तो जब भी ये सेगमेंट पे कंपनी जाएगी तो यहाँ पे उनको प्राइसिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। लेकिन ये जो प्राइस कट होगी 1 जनवरी 2026 से रहेगी। और इसके अलावा एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आया है, जहाँ पे इनकी बेंगलुरु फैसिलिटी में जो है अब कह सकते हैं EAIR आया है VAI के स्टेटस को लेकर USFDA द्वारा। पूना वाला फिनकॉर्प के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे धीरज सक्सेना जो कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है और उन्होंने कारण बताया है कि एक टाइप से हैरेसमेंट या इंटरवेंशन जो है CHRO यानी कि आप कह सकते हैं HR डिपार्टमेंट से देखने मिली है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ी आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है यहाँ पे एक रेजिग्नेशन आई। और हाल ही में देखा जाए तो इस साल के शुरुआत में जो है मैनेजमेंट ऊपर में चेंज भी हुई थी। ग्रासिम की बात करें तो 400 टन्स पर डे का कॉस्टिक सोडा का आई प्लांट कमीशन हो गया है। अब इस प्लांट से जो कंपनी की जो कैपेसिटी है इस सेगमेंट की वो 40% से बढ़ गई है। और कंपनी कह रहे हैं कि हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू आने वाला है इस एडिशन के बाद से। वेल्सपन कॉर्प को भी 2 बड़े लंबे ऑर्डर्स आए हैं आपके US मार्केट से। अब ये दोनों ही नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स के हैं और कंपनी ने भी कहा है कि जो US की इस आर्म से जो है आप कह सकते हैं लगभग 7,000 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी तीसरे तिमाही वित्त साल 2025 में आ चुके हैं। और आखिर में M&M पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे एजेंसी से खबर आ रही है कि SUVs और कमर्शियल व्हीकल्स लगभग इनके प्राइसेस 3% बढ़ सकते हैं जनवरी से। तो इस पे जो है नज़र रखिएगा। और हाल ही में ऑफकोर्स हमने देखा था कि धीरे धीरे करके बहुत सारे कार कंपनीज 3 से लेकर 4% तक का जो है अपनी प्राइस हाइक्स अनाउंस कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स और 2-3 ब्रांड्स हैं जो आने वाले हफ्तों में और अपनी प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ऑटो सेक्टर पर नजर रहेगी प्राइस इंक्रीज के चलते, और इसके अलावा भी कई सारी डील्स हुई है। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहाँ निकल कर आई है वो बताने के लिए अब हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग। बताएं, कई सारी बड़ी न्यूज़ आई थी जिसके चलते कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी है, कहाँ पर फोकस रहेगा? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीषा। कई सारे ब्रोकरेजेस नोट दिख रहे हैं। पहले बात करेंगे सन फार्मा से। जेफरीज ने इनिशिएट किया, जो टारगेट प्राइस है वो है 2150। उनका मानना है कि जो कंपनी ने न्यू स्पेशलिटी एसेट्स ऐड किए हैं उसका जो एस्टिमेशन नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो उन्होंने लगाया $380 मिलियन से। और उनको एक ऑप्शन वैल्यू नज़र आता है दोनों ही साइड पे। इसके अलावा सीएट पे जो न्यूज़ फ्लो निकल के मिशेलिन डील पे जो निकल कर आई है उसके काफ़ी ब्रोकरेजेस नोट देखने मिले। IIFL का नोट है, उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है वो है ₹4,000। उनका मानना है कि ये डील के चलते एक EPS एक्रेटिव डील उन्हें नज़र आती है और 7 से 8% एडिशन दिखता है EPS ग्रोथ में FY26 में। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग केस भी उन्हें नज़र आता है सीएट के स्टॉक में। इसके अलावा एक्सिस कैपिटल, वहाँ पे भी बाय रेटिंग मेंटेन है। टारगेट प्राइस है 3450। उनका मानना है कि ट्रांजैक्शन जो है एक इन एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पर हो रहा है। अराउंड 1 टाइम्स प्राइस टू सेल्स रेशियो पर डील हो रहा है। इसके अलावा इन्वेस्टेक, उन्होंने भी अपना बाय रेटिंग मेंटेन किया। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 3750। उनका मानना है कि एक कंपनी जो अपने हाई मार्जिन सेगमेंट में एंट्री ले रही है उसके लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो रहेगा। और सीएट उनका एक टॉप प्रीफर पिक रहता है पूरे टायर सेगमेंट के। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर्स पर हमें रिंग ब्रोकरेजेस नोट नज़र आ रही है। UBS ने अपना बाय रेटिंग मेंटेन किया। जो टारगेट प्राइस है वो है 1450 का। उनका मानना है कि जो EBITDA मार्जिन्स है वो हमें थोड़े नॉर्मल लेवल से गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। 24 से 27% तक नज़र आ सकते हैं, क्योंकि अनफेवरेबल एक सीजनल मिक्स देखने मिल रहा है। इसके अलावा JP मॉर्गन, उन्होंने ओवरवेट रेटिंग मेंटेन किया। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 1410 का। उनका मानना है कि जो रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है सोप्स और HI को छोड़ के वो एक डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यू रखेंगे आगे ग्रोथ दिखाने के लिए। और जो प्राइस हाइक्स है वो रेवेन्यू ग्रोथ को एक मिड सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ नज़र आ सकती है।
इसके अलावा मक्वायरी उन्होंने भी अपना न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन रखा है। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 1260 का। उनका मानना है कि जो GCPL का व्यू है इंसेक्टिसाइड्स ग्रोथ का वो एक सीजनल है, उससे वो एग्री करते हैं। उसके अलावा लेकिन उनका जो पाम इन्फ्लेशन जो है वो एक डिले करवा रहा है मार्जिन्स को नॉर्मलाइज लेवल पे आने के लिए, तो उनका एक मेन कंसर्न रहेगा वो इन्फ्लेशन। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। जिन्हें बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। कमोडिटी मार्केट पर आज के लिए क्या रणनीति होगी और आपके ट्रेडिंग आइडियाज कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज जो पूरा फोकस है वो पर्टिकुलर चाइना के डेटा के ऊपर होगा। चाइना के जो डेटा है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से नीचे, हालांकि ये डेटा आज थोड़ा बहुत मेटल्स को सपोर्ट कर सकता है क्योंकि यही हफ्ते चाइना में एक पॉलिसी मीटिंग भी है, तो उसमें शायद पॉजिटिव फेवरेबल आउटकम आए। तो मेरे हिसाब से आप डायरेक्टली मेटल नहीं बट जो सिल्वर में आप बाय करके चले, 92,000 पे बाय करना है, 90,900 का टारगेट होगा और 91,680 तक के स्टॉप लॉस रखना है। और सेकंड रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पे होगा। वेदर रिपोर्ट यूएस की जो फेवरेबल है, ये हफ्ते पूरा नेचुरल गैस लेवल में रह सकता है। बाय करें विद स्टॉप लॉस अप टू 459। टारगेट वो इंट्राडे टारगेट जो है आज के लिए 274,000। ठीक है, तो ये रणनीति कमोडिटी मार्केट पर। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही समय था इस शो पर, लेकिन जाते गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालेंगे। 50 अंकों की कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं।